हेलो एवरीवन। जैसा कि कल के टॉपिक में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को होलिस्टिकली तो कवर कर ही लिया था। उसमें अलग अलग जैसे अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एलिजिबिलिटी, फोर्थ जजेस केस, ओथ कैसे होता है, या फिर कहें कि अलग अलग उनके जुरिस्डिक्शन क्या हैं, राइट्स क्या हैं, तो अलग अलग चीज़ें हम लोग उसमें कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। ये आर्टिकल्स मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों के पास में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जितनी बार चाहें रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखेंगे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, इवन यूपीएससी में डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ लेते हैं। जैसे इसके पहले यूपीपीसीएस में आया था कि रिटायर्ड जज की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है, तो इसे 2-3 स्टेटमेंट बना के वहाँ से पूछ लिया था। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। और उसके साथ में जैसे अगला टॉपिक जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, जैसे हम लक्ष्मीकांत देखें 3 यूनिट अलग से हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू पे, जुडिशियल एक्टिविज्म पे और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। लेकिन कभी कभी आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं जुडिशियल जील के बारे में, तो वो भी अच्छे से हम लोग इसको कवर करते हैं इन चारों टॉपिक को। तो उसके पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल्स को एक साइड से कर लेंगे, इससे आपका सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग अच्छे से प्रीवियस ही कवर करके जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से बनने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 124 की बात करें। इसमें 4 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 124 है तो क्या क्या, स्थापना, गठन, कार्य, नियुक्ति। ठीक है, तो 124 से तो स्टार्ट ही है। इसको ऐसे अगर बांटना चाहें कहाँ से कहाँ तक है, 124 से लेके 147 तक। जैसा आपको पता होगा 1, 2, 3 किसका है, ऑर्डिनेंस का। ठीक है, तो जैसे पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। उनमें से कोई, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, कोई दोनों में से दोनों ना हो या उनमें से कोई एक ना हो, तभी ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ठीक है, 3 सेशन, उनमें से लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों ना हो या तो कोई एक ना हो, तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो यानी कि 1, 2, 3 किसका है, ऑर्डिनेंस का। ठीक है, उसके बाद अगर 1 to 4 को देखेंगे, ठीक है, तो अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, लोगों को डाउट हो, तो जैसे आपको पता होगा कि 1, 2 करके कितना होता है, 3 होता है, 4 हो गया। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, टोटल 34 हैं। ठीक है, तो 34 हैं, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो 1 to 4 से 4 चीज़ें, स्थापना, गठन, कार्य, नियुक्ति। अब इसी नियुक्ति से रिलेटेड एक मामला जैसे हम लोगों ने किया था ना, 99th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, इंजैक से रिलेटेड है। कौन लेके आता है, वही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 में लेके आती है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, जो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है। अगर आर्टिकल 50 की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जुडिशरी और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, उन दोनों के अलग होने की बात की जाती है। ठीक है, कि वो अपना अलग अलग रहेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वही 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इंजैक की संकल्पना लेके आए, और इसको जो है फोर्थ जजेस केस 2015 में हमारी सुप्रीम कोर्ट इसको जो है ख़त्म भी कर देती है। ये भी देखेंगे एक प्रकार का क्या था, जुडिशियल रिव्यू था। तो अभी इसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 to 125 का। ये किससे रिलेटेड है, वेतन से। ठीक है, आर्टिकल 125 वेतन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद 126 किससे रिलेटेड है, एक्टिंग सीजेआई। ठीक है, जैसे अगर सीजेआई नहीं है या इन्होंने जैसे बीमार हो गए या नहीं आ पाए या कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे हैं, तो उस समय एक्टिंग सीजेआई की नियुक्ति होती है। कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं 127। ये क्या है, एडहॉक जज की नियुक्ति। जैसे मान चलो कि कोई बेंच बैठनी है, उसमें पूरे जजेस नहीं है, तो वो कुछ जजेस जो है हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट से ही बुला लेते हैं। लेकिन वहाँ के जो हाई कोर्ट का जो सीजेआई है या कहें हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसकी परमिशन की नीड होती है। इसके साथ में इसमें भी प्रेसिडेंट की अनुमति इसमें भी ज़रूरी होती है। अगर आर्टिकल 128 की बात करें, ये क्या बात करते हैं, रिटायर्ड जज की नियुक्ति के बारे में। जैसे कोई रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट, जैसे सेम हम लोगों ने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज की जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें हम लोगों ने किया था ना 5 साल तक हाई कोर्ट में जज की इनके पास में वो हो, 10 साल तक एडवोकेसी का हो। ये एडवोकेसी या तो हाई कोर्ट के लेवल पे हो या जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके भी लेवल पे हो तो भी माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई रिटायर्ड जज है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो उनके पास में इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वहाँ पे चले जाते हैं। नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन जब नियुक्ति करते हैं उस टाइम पे जो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की सारी पावर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलती है। ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा।
अब बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब इनकी नियुक्ति होगी तो जो राइट्स सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है वो उनको नहीं मिलते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। बात करते हैं आर्टिकल 129, ये क्या बात करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की। इसमें हम लोगों ने दो चीज़ देखा था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का जो जजमेंट होते हैं उनको ये लोग सुरक्षित रख भी लेते हैं, अलग अलग जो कोर्ट्स होते हैं इन जजमेंट को बेस बना के या कहें कि इनको ग्राउंड बना के जजमेंट भी देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या बात किया था कि ये अपने कंटेम्प्ट के लिए, जैसे अभी न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे, तो ये अपने कंटेम्प्ट के लिए ये पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट भी हमने दो टाइप का देखा था, एक सिविल एक क्रिमिनल। सिविल में कौन से मामले थे, अगर ऐसे मामले जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ठीक है, अब अगर वो चीज़, वो फैसले को अगर कोई नहीं मान रहा है, एक इसमें आ जाएगा सिविल में। लेकिन अगर कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ चल रहा है, ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, अब उसमें अगर कोई व्यवधान डाले वो किस में आ जाएगा, क्रिमिनल में। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ऐसा, जैसे मीडिया कोई ऐसी चीज़ों करे जिससे उसकी जो एक इमेज है वो उस पर जो है कोई प्रभाव पड़े, वो भी किस में आ जाएगा, क्रिमिनल में, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर है। आप लोग हाई कोर्ट को बताइएगा कि हाई कोर्ट जो है ये अपने कंटेम्प्ट के लिए, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है इसको बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 131, ये क्या बात करते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। हम लोगों ने इसको देखा भी था, अगर सेंट्रल स्टेट के बीच डिस्प्यूट है, स्टेट स्टेट के बीच डिस्प्यूट है तो जा सकता है। इसमें कौन सी नहीं जा सकती है, कोई नागरिक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संविधान लागू होने के पहले का मामला है वो नहीं जाएगा। फाइनेंस कमीशन, जो फिनांस कमीशन से रिलेटेड कोई है वो नहीं जाएगा, या कहें वाणिज्य से रिलेटेड कोई मामला है वो नहीं जाएगा। ये चारों एक्सेप्शन आप लोग इसमें याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 132 की। ये क्या बोलता है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम, अगर हाई कोर्ट जो है कोई ऐसा विधि का मामला फंसता है कि जहाँ पे ये होता है कि अब इसकी व्याख्या की ज़रूरत है, ठीक है, तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अपीलेट का भी काम करते हैं कि वहाँ पे अपील भी जाती है। तो बेसिकली अपील यहीं शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे मामले आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बोलता है देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल व्याख्या की कोई बात आ रही है, आप इस पे जो है ये मामला आप अपने पास ले लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसको अपने पास लेता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 133 की। ये किसकी बात करते हैं, सिविल की। सी किस नंबर पे आता है, अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें सी तीसरे नंबर पे आता है, तो ऐसे तीसरे नंबर से इसको याद कर सकते हैं। 4, ये क्रिमिनल से रिलेटेड। सिविल में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, शुरू में जब हमारा वो था तो उसमें 20K की एक लिमिट बनाई गई थी, लेकिन आप लोग जैसे उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो 13th अमेंडमेंट है इसके द्वारा 1972 में ये लिमिट हटा दिया गया कि 20,000 तक के जो मामले ही जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आर्टिकल 134 की बात करें तो इसमें जो क्रिमिनल रिलेटेड ऐसे कोई वो हैं तो वो सारे मामले इसमें जाएंगे। ये किसकी बात हो रही है, अपील की बात हो रही है, ठीक है, ये अपील से ही रिलेटेड है कि ऐसे मामले जो वहाँ पे जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये स्पेशल लिटिगेशन जो इन सब में नहीं आएगा वो स्पेशल में शामिल कर लिया जाता है। आर्टिकल 137 ये किससे रिलेटेड है, रिव्यू से। कहीं कहीं इसको जो है, ये देखो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है ये उसके रिव्यू की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की, जैसे आप लोग कहीं कहीं देखें जुडिशियल रिव्यू की बात कर दी जाती है, लेकिन डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे ये है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, अब अगर मुझे लग रहा है कि नहीं वहाँ पे कोई चीज़ की गलती हुई है या जो ग्राउंड्स हैं या जो नेचुरल जस्टिस है उन सब का नहीं ध्यान में रखा गया, तो हम क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डालते हैं, बोलते हैं कि आप अपने जो आपका जो ये जजमेंट है उसका रिव्यू करिए, ठीक है। तो इसको बेसिकली इसको पिटीशन रिव्यू बोल देते हैं, ठीक है, जो पिटीशन डाल के रिव्यू करने की बात करते हैं, किस चीज़ की, उनके ही जजमेंट की, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 139A का। ये किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। ये इसमें जो है मामलों के स्थानांतरण की बात होती है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 141। ये क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है या जो लॉ बनाता है वो सभी कोर्ट्स पर बाध्यकारी होगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 142 क्या बात करता है, कंप्लीट जस्टिस की। और इसी में आप लोग एक चर्चे में सुनते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन बार बार न्यूज में आता है, जैसे आप लोग जब ये निर्भया कांड वाला मामला देख रहे होंगे तो उसमें दया याचिका वगैरह खारिज हो जाती है, उसके बाद भी क्या आती है, क्यूरेटिव पिटीशन की बात आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से आर्टिकल में आता है, 142,
ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 143। ये क्या बात करते हैं? सलाह देने की। इसमें भी हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ी थी। जो सलाह है इसमें वो रिस्पेक्टेबल है, बाइंडिंग नहीं है राष्ट्रपति पे, वो माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। लेकिन इसमें दो प्रकार से देखते हैं। सीजीआई के पास भी पावर रहता है, उसके पास पावर ये रहता है कि 143(1) में अगर देखेंगे क्लॉज 1 में, उसमें ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई, जैसे अगर सार्वजनिक कोई मसला है, ठीक है, समझो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर अगर वो मान रहे हैं तो इस पर प्रेसिडेंट मना भी कर सकते हैं, वो दे या ना दे। लेकिन कोई ऐसा, जैसे मैंने वहाँ पे आर्टिकल 131 की बात की थी, ठीक है, तो वहाँ अगर वो उसकी परंतुक में अगर पूछ रहा है, उसके लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीजीआई मना नहीं कर सकता। यहाँ पे वो बाध्यकारी है, उसको देना ही देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 143 सलाहकारी है। आर्टिकल 144 हम लोगों ने बात किया था ना, धारा 144, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी अथॉरिटी हैं, चाहे वो न्यायिक वाले हों, ठीक है, उससे रिलेटेड हों, या कहें जो सिविल वाले हैं, ये सब किसके लिए काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे समझो जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है कि इसको पकड़ना है, इनको न्यायिक हिरासत में भेजना है, इनको ये चीज़ करना है, तो वो सारी की सारी जो मशीनरी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे लग जाती है। कभी कभी आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि न्यूज़ पे, यूट्यूब पे एक चीज़ चलती है कि लोग अलग अलग जजमेंट, जैसे MP हाई कोर्ट का आप लोग देख रहे होंगे, या अलग अलग कोर्ट्स का जजमेंट लोग लाइव चला रहे हैं। लाइव इन द सेंस कि अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, वहाँ से चल रही है। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि चाहे SP हो, DM हो, या पुलिस का कोई भी वो हो, ठीक है, वो सभी को मतलब कि ऐसे फटकार लगा देते हैं जैसे उनके सामने कोई कुछ है ही नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। तो समझो कि सारी की सारी मशीनरी किसके लिए काम करे? उसके लिए। वो किसी को भी फटकार लगा सकता है, उनको बोल सकते तुमने ये चीज़ क्यों नहीं की। तो ये सारे लोग किसके लिए काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 145 की बात करें तो ये किसकी बात करता है? नियम की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए, या कहें कि अपने कर्मचारियों के लिए कोई भी नियम बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 146 की बात करें, ये नियुक्ति की बात करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी नियुक्तियां होनी हैं वो सुप्रीम कोर्ट अलग से ही गाइडलाइन जारी करेगा, सब कुछ करेगा, नियुक्ति यही करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सारा का सारा आर्टिकल, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। जैसे आर्टिकल 124 किसकी बात करते हैं? चार चीज़ की, जिसमें हम लोगों ने नियुक्ति देखा, उनका कार्य कैसे चलेगा, स्थापना कैसे, वो देखा। आर्टिकल 125 क्या देखा कि उनका वेतन कैसे कैसे है। आर्टिकल 126 में हम लोगों ने देखा जो एक्टिव CGI हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने देखा एक्टिंग CGI का कार्य। उसके साथ में हम लोगों ने आर्टिकल 127 में क्या देखा? एडहॉक जज की नियुक्ति कैसे होती है। 128 में हमने देखा रिटायर्ड जज की नियुक्ति कैसे होती है। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है। उसके बाद हम लोगों ने 131 देखा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। 132 देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्या से रिलेटेड मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। 133 में हम लोगों ने सिविल मामले देखे। 134 में हम लोगों ने देखा जो क्रिमिनल से रिलेटेड अगर वहाँ पे अगर कोई केसेज है तो वो जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 136 हम लोगों ने देखा कि स्पेशल लिटिगेशन भी जाते हैं, ठीक है, विशेष याचिकाएं, वो भी हमने उसमें देखा। आर्टिकल 137 क्या बोलते हैं? रिव्यू पिटीशन की, ठीक है, कि वो अपने जजमेंट का रिव्यू भी कर सकते हैं। आर्टिकल 139A में देखा, उसमें देखा कि जो मामलों का स्थानांतरण से रिलेटेड है, कोई मामला है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अलग उसको भेज सकते हैं, तो ऐसे कई जगह मामले चल रहे हैं उनको एक जगह कर सकता है, तो ये आर्टिकल 139A में है। आर्टिकल 141 में हम लोगों ने बात की कि जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज हैं या वो जो करते हैं वो सभी कोर्ट से बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 132 में दो चीज़ देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 142 में 142 में दो चीज़ देखते हैं। उसमें एक चीज़ आता है कंप्लीट जस्टिस की बात, जो कि अयोध्या मामले में देखे होंगे, जो मुस्लिम पक्ष हैं उनको 5 एकड़ की ज़मीन देते हैं। उसके साथ में देखें क्यूरेटिव पिटीशन 142 में ही आता है। 143 जो उनकी एडवाइजरी का पावर है, सलाहकारी, वो उसमें आता है। आर्टिकल 144 में देखेंगे जो सिविल और उसके साथ जो न्यायिक जितने भी अधिकारी हैं वो किसके लिए काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर अगर हम देखें 145 नियम बनाने का पावर है सुप्रीम कोर्ट का। 146 किस चीज़ की बात करता है? 146 उनको नियुक्ति का भी पावर देता है। ये तो हो गए आर्टिकल्स। तो आपको क्या करना है कि एक बार इसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। इसका हो सकता है कि मैं क्लिप ही डाल दूं, तो 1 मिनट का रहेगा, उसको बार बार आप रिवाइज करिए। यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल ही पूछ लेते हैं, तो लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और अच्छे से पूरे वीडियो को समझने के लिए या किस में क्या है वो आप लोग प्रीवियस वीडियो ही देखेंगे, 30 मिनट का है, अच्छे से कवर करिएगा। अब बात करते हैं जो अगले टॉपिक पे चलें। इसमें हम लोग देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देखते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म देखना है, जुडिशियल जील देखनी है और उसके साथ में जुडिशियल रिव्यू देखना है, ठीक है।
ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब समझ में आ रहा है, याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। ऐसे समझो जैसे अपने देश में बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर इलिटरेट लोगों की संख्या देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, वंचित समूह से हैं, उनके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एडवोकेट को हायर कर सकें, या बहुत लोगों के पास में इतनी नॉलेज नहीं रहती है वो कोर्ट तक चले जाएं। ठीक है, तो इन्हीं सभी को, इन्हीं सब मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गरीबी हो गई, कुछ पर्यावरण एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट को आप लोग देखेंगे, गवर्नमेंट और जो व्यापारी होते हैं इन दोनों के बीच में साठगांठ हुआ, उससे रिलेटेड जो वहाँ पे सड़क बना रहे हैं वो कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में पेड़ काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पर्यावरण एक्टिविस्ट थे। ठीक है, उनको अगर ध्यान में रखें, या मैंने गरीबी की बात करी, अगर उसके साथ बहुत सारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एनजीओ हैं, ये लोग अलग अलग चीज़ों पे अपना दिमाग या कहें अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं कि इन्वायरमेंट की हेल्थ कैसी हो या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करें। तो जो एसटी कम्युनिटी है, आप लोग नॉर्थ ईस्ट वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं। तो समझो कि इन्हीं सब के ग्राउंड को ध्यान में रख के ये पीआईएल जैसी कॉन्सेप्ट आती है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, चाहे वो पीआईएल हो, जुडिशियल एक्टिविज्म हो, या कहें जुडिशियल रिव्यू हो, इन सब की शुरुआत देखेंगे तो कहाँ से होता है, यूएसए से। आप लोगों को याद होगा सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसए से, राइट। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट कहाँ होता है, यूएसए से। 1960 के दशक में ये वहाँ से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं ये अपने यहाँ कैसे स्टार्ट होता है। ये बात है 1979 की। ठीक है, उस समय जो बिहार है, या कहें कि बहुत सारी जेलों में हज़ारों की संख्या में, या कहें 30-40 हज़ार का आंकड़ा आता है, तो उतनी संख्या में लोग जेलों में बंद थे। ठीक है, और पता चलता है कि इनकी कोई गलती भी नहीं है, या कहें कि अभी भी शायद एडीआर की रिपोर्ट थी, उसमें 69% ऐसे लोग हैं जिनके जो विचाराधीन है, जिनके ऊपर कभी कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं। तो उस समय थी, उसी में एक थी हुसैनारा खातून। ठीक है, हुसैनारा खातून, ये वीएस स्टेट ऑफ बिहार की बात है। तो इसको पहले केस के रूप में भी जाना जाता है कि पीआईएल का पहला केस है। ठीक है, तो वही ये भी उसमें से एक कैदी थी। तो इस मामले को लेके वहाँ पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट पहली बार कोई अलग व्यक्ति डालता है। ठीक है, ये पर्सन भी नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट या कहें हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सिर्फ अगर पीआईएल देखेंगे दो जगह, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो यही हुसैनारा खातून के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो स्पीडी ट्रायल का कि इतने दिनों से जो लंबित मामले हैं ये तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, ठीक है, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ये हमें स्पीडी ट्रायल का भी एक फंडामेंटल राइट देता है, राइट। तो इसको अभी क्या बोले कि स्पीडी ट्रायल जो है, इसको याद रखिएगा, स्पीडी ट्रायल क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो उस समय जो है, जो जेलों में बंद कैदी थे तो उनको छोड़ा भी गया था। ठीक है, तो ये पहला मामला है। इसके बाद अगर देखेंगे कि अलग अलग मामले, जैसे ये है पीपुल्स यूनियन फॉर, ऐसे करके समथिंग वो था, उसका एक वो नाम आता है, बता रहा हूँ, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, एक्चुअली ये मामला है एशियाई खेलों से जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ मजदूर थे जिनके अधिकारों का हनन हो रहा था, तो ये ग्रुप आता है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, 1981 में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ में और भी कुछ मामले आते हैं, बधुआ मुक्ति मोर्चा, ऐसे करके समथिंग। ठीक है, इसके 1-2 साल के बाद। तो ये सब तो ग्राउंड हो गए पीआईएल के। ठीक है, लेकिन जो पहला मामला आप लोग देखेंगे वो कौन सा था, ये हुसैनारा खातून का। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे उस समय जो सीजेआई थे वो थे पीएन भगवती, राइट। तो पीएन भगवती के अंडर में ही ये जो है, इसलिए इनको जो है पीआईएल का पिता भी बोलते हैं। फादर किसको बोला जाता है, ठीक है, ये हैं पीएन भगवती। तो इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जा सकता है। ठीक है, मैं जा सकता हूँ अगर कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गलत हो रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। यहाँ पे इन्वायरमेंट इशूज ऐसे बड़े पैमाने पे हो रहे हैं जिसको कोई सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, तो मैं आराम से जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 हो, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी ना, जिसके तहत उनको रिट जारी करने का अधिकार है।
तो कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 32 ये किसका है, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 किसका है, हाई कोर्ट। ठीक है, तो लेकिन इसमें देखेंगे कि किसी भी सरकारी विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कहें कि म्यूनिसिपैलिटी हो, तो इनके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे कि हम किसी निजी पक्ष जो प्राइवेट पार्टी है उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट लेके, उसको एक अलग से पार्टी नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसको सरकार के साथ में एज अ पार्टी उसको भी शामिल कर सकते हैं। अगर देख रहे हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, या कहें कि वो पर्यावरण के अधिकारों का या कहीं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम उसको सरकार के साथ में एक पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अलग से अगर मैं चाहूँ, मैं सत्यम हूँ, तो मैं किसी रामू श्यामू के खिलाफ जाके मैं ऐसा नहीं कर सकता डायरेक्ट उनके खिलाफ, राइट, पीआईएल में। अब बात करते हैं कि वही सेम जो मैंने बोला कि पीएन भगवती और जो वीआर कृष्ण अय्यर थे 1980 के दशक में, वही 1979 का आप डेट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, जैसे मानवाधिकार से रिलेटेड कोई मामला हो, बड़े पैमाने पे मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट जो शोषित हैं, वंचित हैं, इसमें आप लोग महिलाओं को ले सकते हैं, बच्चों को ले सकते हैं, या एससी एसटी में आप लोग देखेंगे, एसटी के जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा इनके अधिकारों को उल्लंघन आप आए दिन देखते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी है। अब अगर ये तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या चीज़ है, तो इसी में से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये तो बाद में आता है धीरे धीरे, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग होती है, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म को इसके एक बेस के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये है कि समझो कि जो ये ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, जो हमारे जज हैं ये ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। जैसे अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई विधि की कमी है, तो ये अपने आप उसको सुओ मोटो लेंगे, उस पर जो है कोई विधि दे दी है, राइट। या न्यूज़पेपर को बेस बनाए कि न्यूज़ में बार बार आर्टिकल्स किसी चीज़ पे छप रहे हैं, उसको बेस बनाए और उसको जो है उसको बेस बना लिए कि हाँ ये ग्राउंड है, तो उसको खुद ले लेते हैं, राइट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहाँ से स्टार्ट होता है, यूएसए से। ये नाम याद रखिएगा, पीसीएस में कई बार ये नाम पूछ चुके हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है, पीएन भगवती, कृष्ण अय्यर, चिनप्पा और इसके साथ में देसाई जी हैं। ठीक है, ये भी 1970 के दशक में आता है। बस इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि इसका सिंपल सा मतलब है कि न्यायाधीश भी विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें एक भागीदारी निभाने लगते हैं। देखते हैं जैसे आप लोग कई सारी जजमेंट आप लोग देखते हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइंस आप लोग पढ़ते हैं 1997 का। ठीक है, वो किसकी बात करते हैं, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में जो यौन शोषण होता है तो उसकी बात करते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट की, राइट। तो उसको 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई। लेकिन आप लोग देखेंगे लगभग कितने साल का आता है, 3-3-6, राइट, 2013 में एक्ट आता है, यानी कि 16 साल बाद तब हमारी गवर्नमेंट के समझ में आता है कि अच्छा कोई ऐसा एक कानून लाना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो 2013 में यही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रिलेटेड एक एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसकी अगर कहीं कमी रहती तो इसलिए ये लोग ज़्यादा हो रहते हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की भूमिका कौन निभाता है, सेम वही गरीबी, महिला, एनजीओ किसी मामले को बार बार उठा रहे हैं, जो महिलाओं से रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या अलग अलग जो एनजीओज हैं, महिला बच्चों इन सब से रिलेटेड, वो मीडिया में हर एक जगह उसको चलाते रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक ग्राउंड बनाते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें जैसे देखेंगे कि इसके तहत बहुत सारे मामले आए भी, जैसे 2G घोटाला देखेंगे कि ऐसा भी एक मामला होता है कि विधायिका कार्यपालिका दोनों शांत हैं और बहुत टाइम से वो मामले चल रहे हैं जो कि गलत हैं। जैसे 2G घोटाला देखेंगे, कॉमनवेल्थ घोटाला देखेंगे। ठीक है, तो ये सब मामले आप लोग देखेंगे कि ये सब न तो इस पर विधायिका ही एक्शन ले रही है, ठीक है, और न इसके साथ में कार्यपालिका ही एक्शन ले रही है, दोनों अपने ड्यूटी का अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। अब बात करते हैं उसी में एक टर्म आता है जुडिशियल जेल। इसमें भी सेम वही है, बस थोड़ा सा इसका टर्म चेंज हुआ है, बाकी समझो कि भावना वही है इसकी भी। इसमें भी वही वंचित समूहों के लिए सामाजिक सुधार से रिलेटेड जितने भी वो रहते हैं, सामाजिक सुधार के लिए जो हमारे न्यायाधीश हैं वो अपने आप अपने निजी विचारों को भी उसमें शामिल करते हुए जजमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आप लोग FCI का मामला देख रहे होंगे कि FCI का मामला था, उसमें ये था कि जो FCI में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें बहुत सारे अनाज पड़े हुए थे जो सड़ रहे थे। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है इसने बोला कि ये सड़ ही रहे हैं तो इसको क्यों ना गरीबों में दे दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है गरीबों को देने की एक अपना जजमेंट सुनाते हैं। तो FCI वाला मामला बात करते हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइंस की बात की 1997 की। ठीक है, ये भी
1997 में आई थी, लेकिन एक्ट कब बनता है 2013 में। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं, जैसे प्रकाश सिंह वाला मामला था 2006 पे, जो पुलिस से रिलेटेड एक गाइडलाइन जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी गवर्नमेंट वैसे ही है। खैर बात करते हैं, तो ऐसा समझो कि जहाँ पे स्पेस है न तो वहाँ पे विधायिका कोई एक्शन ले रही है, न तो कार्यपालिका कोई एक्शन ले रही है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उस गैप को भरने के लिए अपने थ्रू जजमेंट देता है, जो कि कई दिनों तक वो चलता, कई सालों तक वो चलता भी रहता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया विशाखा गाइडलाइंस की। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा। इसमें ये देखेंगे कि जैसे आप लोग शुरू से ही देखेंगे, अगर 1951 से बात करें, जैसे हम लोगों ने कुछ केसेज इसमें डिस्कस भी किया था, 1951 में एक मामला जाता है शंकरी प्रसाद का। किससे रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट से, कि फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो 1951 में शंकरी प्रसाद वाले मामले में तो बोलती है कि हाँ अमेंड कर सकती है, राइट। तो फिर अगर देखेंगे 1965 में मामला जाता है सज्जन सिंह का। ये भी सज्जन भाई थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है तुम्हारा भी फंडामेंटल राइट अगर गवर्नमेंट चाहे एक्ट बना के ले सकती है, राइट। अब इसके बाद जाते हैं गोलकनाथ जी। गोलकनाथ का वही मामला है जो जिसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ मामले में ही, गोलकनाथ का मामला कब है 1965 में, 11 जज इसमें बैठे, ठीक है। ये भी मामला जो है किसका है, जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। तो ये अपने ही जजमेंट का रिव्यू करते हैं और उसमें बोलते हैं नहीं, ये जो फंडामेंटल राइट है इसको, इसमें गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मतलब इसको ले नहीं सकती है। पहली बार जैसे आप लोग देखेंगे शंकरी वाले में और शंकरी प्रसाद और उसके साथ सज्जन सिंह में तो बोल दिया फंडामेंटल राइट को भी छीन सकती है गवर्नमेंट, लेकिन इसमें क्या बोल रही है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको छीन नहीं सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद केशवानंद का मामला जाता है, फिर उसमें देखेंगे कि इंदिरा गांधी अलग अलग अमेंडमेंट कर रही हैं, 24वां 25वां, ये सब उसी टाइम पे आते हैं। तो हम लोग जो अमेंडमेंट वाला अलग से करेंगे वहाँ पे अच्छे से तो कवर करेंगे ही, ठीक है। अब बात करते हैं जो जुडिशियल रिव्यू है, वही गोलकनाथ हो, केशवानंद हो। केशवानंद का जो मामला 1973 में जाता है उसमें इसको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब इतना समझो कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले को जो है किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको जो है जो हमारी पार्लियामेंट है उसको अमेंड करके उसको हटा नहीं सकती है, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ कट पेस्ट ये सब नहीं कर सकती है, सिंपल सा, ठीक है। अगर देखें न्यायिक समीक्षा जैसा टर्म कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं है, तब इसको राइट्स कहाँ से मिलता है। अगर इसको राइट्स की बात करें, जो हमारा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या बात करता है कि ऐसे कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों का हनन कर रहे होंगे या तो वो जीरो हो जाएंगे। उसमें हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था ना, एक एक्लिप्स पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, और एक चीज़ पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई मामला, जितना मामला है, ठीक है, अगर जैसे कानून बना, वो कानून पूरा का पूरा हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो पूरे को सुप्रीम कोर्ट हटा देगी। लेकिन अगर देखेंगे अगर कुछ ही मामलों का अगर देखें, जैसे बहुत सारे उसमें कॉलम्स हैं, ठीक है, 10 में से 3 ही हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करें, उन 3 को हटा दिया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 13 के थ्रू वो हटाएंगे कैसे, उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे ही। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई एक्ट लेके आती है तो किसका कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, कोई कानून जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या हमारी लोकल अथॉरिटीज़ लेके आती हैं उनका, या कहें जैसे आप लोग देखेंगे कि जो डीएम होते हैं, आईपीएस होते हैं, अगर ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं तो उसका भी क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। जैसे कहीं पे फालतू का ही धारा 144 लगा दिया तो ये सब चीज़ों का हो जाता है। कहीं पे इंटरनेट बंद कर दिया जैसे जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, तो ये क्या करते हैं, फिर उसका जुडिशियल रिव्यू करते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का इतना सा मतलब है, किसी भी चीज़ का कानून हो, विधि हो, उसका क्या करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू करते हैं कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इतना सा, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, लेकिन इसको राइट्स कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, 32, आर्टिकल 226 हो गया, ठीक है, इसके थ्रू हाई कोर्ट। तो इन सब के थ्रू जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है। लेकिन और भी आर्टिकल्स देखें, जैसे भी हम लोगों ने देखा 133 देखा, 132, 134 क्रिमिनल से रिलेटेड, ठीक है, 136, तो इन सब के थ्रू भी जब लिटिगेशन जाते हैं, याचिकाएँ जाती हैं, तो ये भी उनको राइट्स मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें देखें कि ये मामला जाता कैसे, जैसे कुछ चीज़ें थी, जैसे आप लोग देखें कि आर्टिकल 31 भी है।
अगर उसमें कोई चीज़ आर्टिकल 31B क्यों जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची से रिलेटेड। 9वीं अनुसूची क्या था कि उसमें अगर कोई मामला डाल दिया गया, यानी कि उसमें कोई मामला बोल दिया गया 31B में, तो उसमें क्या होता है कि फिर उस पर जो है कोर्ट के राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई मामला 31B के तहत 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो उसके लिए आप किसी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हो, इतना सा है, राइट। तो ये था। फिर अगर देखेंगे 31C, जो हमारा आर्टिकल 31C है, वो बात करता है कि अगर कोई कानून ऐसा बन रहा है जो किसके लिए हो, 39B और 39C, ठीक है। अगर इनके तहत कोई बन रहा है तो मैं और तुम या कोई भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, 21 इन सब की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनका दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है, जो कि लीगल भी है। तो 31C तो है, ठीक है। लेकिन 31B को जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे मामले, जैसे 1973 में जुडिशियल रिव्यू का मामला जाता है, इसके बाद मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 का जाता है, उसके साथ में कुछ और भी मामले जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, RR कोहेल्लो का मामला। ये कब का है, 2007 का। इसमें ये बोला गया कि जो 9वीं अनुसूची में भी जो मामले जा रहे हैं उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। यानी कि जो 9वीं अनुसूची में भले चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी मामला डालती है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हमारे कोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड। तो इसमें जितने भी चीज़ थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल जील, जुडिशियल रिव्यू, इनका बस इतने ही पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कुछ इसके लॉसेज भी हैं, जैसे PIL के, जैसे आप लोग देखेंगे कि इसमें अनावश्यक देरी होती रहती है। जैसे उसका एक है ना, मुंबई में कोई मेट्रो बन रही थी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब कहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो लोग वहाँ पे अलग अलग PIL डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी परियोजना है उसमें देरी हो रही है, लागत ज़्यादा हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग जो चीज़ें वहाँ पर लेके जाते हैं PIL के थ्रू भी, कभी कभी वो पॉलिटिकल भी एक अपना एजेंडा चलाने के लिए लेके जाते हैं, तो ये सब भी मामले उसमें बनते हैं। और इसके थ्रू कभी कभी ये भी आता है कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो हैं, तो उनमें अतिरिक्त बोझ भी पड़ता रहता है, तो ये भी कुछ है। लेकिन जो भी है ये सब अच्छे ही है, ठीक है, PIL और ये सब। तो ये तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो अगला टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग स्टेट की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे हम लोग के पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के लिए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।